देखिए, एक शब्द है पिछले कुछ सालों में हर प्रोटेस्ट के साथ चिपक गया और वो शब्द है आंदोलनजीवी। और ये कोई गली मोहल्ले का शब्द नहीं है, ये शब्द खुद प्रधानमंत्री ने संसद में इस्तेमाल किया था। इसके पीछे आरोप बड़ा सीधा था कि इस देश में कुछ लोग हैं जिनका पेशा ही आंदोलन करना और इसके बदले उन्हें विदेश से पैसा मिलता है। अब इसी बात पर एक आंकड़ा देखिए, और वो भी सरकार के अपने गृह मंत्रालय का, कि 2019 से 22 के बीच करीब 13,500 संस्थाओं को 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला। अब 55,000 करोड़ को छोटी मोटी रकम तो है नहीं। और ठीक इसी पैसे पर लगाम कसने के लिए सरकार एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है FCRA संशोधन बिल। या फिर कुछ बहुत अजीब हुआ, एक तरफ पूरा का पूरा केरल राज्य इसके लिए खिलाफ खड़ा हो गया और दूसरी तरफ 7 समंदर पार अमेरिका के एक सांसद ने इसे सीधे ईसाइयों पर हमला कह दिया। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए, बहस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने खुद ये बिल टाल दिया। तो सवाल ये है कि इस बिल में आखिर ऐसा क्या छिपा था। आज हम इसी को परत दर परत खोलेंगे और वो भी पूरी ईमानदारी से, दोनों पक्ष रखकर। जरा रुकिएगा क्योंकि इसकी असली जान बीच में छिपी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। और शुरू में ही एक वादा कर देता हूं, इस वीडियो में दोनों पक्ष रखूंगा क्योंकि सच बताऊं तो इस मामले में दोनों तरफ की बातों में दम है और सिक्के के दोनों पहलू देखे बिना आप इस पर कोई सच्ची राय बना नहीं सकते। तो सबसे पहले उसी शब्द पर आते हैं, आंदोलनजीवी। इसके पीछे का पूरा तर्क समझिए। कहा यह जाता है कि इस देश में जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता, चाहे वो CAA NRC वाला रहा हो, किसान आंदोलन हो, पहलवानों का धरना हो, या फिर अभी हाल का जंतर मंतर वाला नीट आंदोलन, तो हर बार माइक और कैमरे के ठीक सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे आ जाते हैं। और आरोप यह है कि इन चेहरों के पीछे, इनके NGO के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है। यानी कहानी कुछ ऐसे बुनी जाती है कि प्रोटेस्ट अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है और उसका ईंधन है विदेशी पैसा। अब यही एक बात मैं तुरंत साफ कर देता हूं वरना पूरी बात एक तरफा हो जाएगी। वो जो 55,000 करोड़ का आंकड़ा है ना, वो असल में कुल विदेशी चंदा है। यानी वो पूरा पैसा जो इन तमाम संस्थाओं में आया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा किसी साजिश में लग गया। सच तो यह है कि इस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल चलाने में, अस्पताल चलाने में, आपदा राहत में और आम समाज सेवा में भी लगता है। तो ये जो विदेशी पैसा मतलब साजिश वाला सीधा समीकरण है ना, वो उतना सीधा है नहीं। इस बात को जरा दिमाग के कोने में रखिएगा। खैर, इसी पैसे पर निगरानी कसने के लिए सरकार FCRA संशोधन बिल 2026 लेकर आई, जो मार्च 2026 में लोकसभा में पेश हुआ और इसमें 4 बड़े बदलाव हैं। अब इन्हें एक एक करके आराम से समझिए क्योंकि असली खेल तो इन्हीं के अंदर है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, सरकार एक बिल्कुल नया महकमा बनाने वाली है जिसका नाम होगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब इसका काम क्या होगा? सीधी बात, जिस संस्था का FCRA लाइसेंस कट जाएगा या रद्द हो जाएगा या रिन्यू नहीं होगा, तो उसकी विदेशी पैसे से बनी सारी संपत्ति, चाहे जमीन हो, इमारत हो या बैंक में पड़ा पैसा हो, वो सब ये नया महकमा अपने कब्जे में ले सकेगा, उसे संभाल सकेगा और जरूरत पड़ी तो बेच भी सकेगा। बस इस एक नाम को जरा याद रखिए, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, क्योंकि इसी में इस पूरे बिल की असली जान छिपी है और इसका पूरा किस्सा मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा बदलाव थोड़ा उलझन में डालने वाला है। कुछ गलतियों पर जो जेल की सजा पहले 5 साल थी उसे घटाकर सीधे 1 साल कर दिया गया। अब यहाँ एक बड़ा जायज सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर सरकार कानून को सख्ती करना चाहती है तो फिर सजा कम क्यों कर रही है? और अगर कोई सच में विदेशी चंदे का दुरुपयोग कर रहा है तो सजा तो उल्टा और बढ़नी चाहिए ना। सरकार कहती है कि वो बस पूरा ढांचा सुधार रही है, पर सच कहूं तो ये वाली बात पूरी तरह गले नहीं उतरती। और तीसरा बदलाव सीधे छोटी संस्थाओं की जेब पर चोट करता है। नियम यह है कि जिसने 2 साल में 10 लाख रुपए से कम विदेशी चंदा लिया, उसका लाइसेंस आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी सोचिए, किसी गांव या कस्बे की वो छोटी सी संस्था जिसे किसी NRI रिश्तेदार से साल में बस 2-4 लाख रुपए आ जाते थे, अब उसे बस छोटा होने की सजा मिल सकती है। और यहीं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जाल तो बुना गया था बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, पर उसमें फंस जाती बेचारी छोटी मछली। और शायद असली तकलीफ हिसाब देने से है ही नहीं। असली तकलीफ तो इस बात से है कि हिसाब के बहाने वो हाथ कहां तक पहुंच रहा है। और चौथा बदलाव तो कानून में नहीं बल्कि नियमों में बड़ी खामोशी से आया। 22 जून 2026 को गृह मंत्रालय ने कुछ नए नियम निकाले जिनमें धर्म बदलवाने, यानी अंग्रेजी में जिसे हम प्रोसेलाइजेशन कहते हैं, उससे जुड़े कामों पर सख्ती है। सरकार का कहना है कि देखिए, सेवा चलेगी, स्कूल चलेगा, अस्पताल भी चलेगा, बस जिस काम पर धर्मांतरण का शक होगा वहां विदेशी पैसे का रास्ता मुश्किल कर दिया जाएगा। कागज पर ये नियम किसी भी मजहब का नाम नहीं लेता, पर आलोचक कहते हैं कि धर्मांतरण जैसे शब्द की कोई साफ परिभाषा ही नहीं है और इसका इस्तेमाल आखिर किस किस पर होगा ये पूरी तरह अस्पष्ट है। अच्छा, जरा यहाँ 1 मिनट के लिए रुकिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी और बिल्कुल दिल से जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है, विदेशी पैसे का हिसाब मांगना सरकार का पूरा हक है या फिर ये हिसाब के बहाने संस्थाओं पर शिकंजा कसने की एक चाल है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं सच में एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और अगर ये बातचीत आपको बिना किसी झंडे के दोनों पक्ष रखकर होती हुई लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आते हैं उस दरवाजे पर जहां ये पूरी बहस आकर टिक जाती, केरल। तो सवाल यह है कि पूरा का पूरा केरल राज्य आखिर इस बिल के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? और इसे समझने के लिए आपको केरल के चर्च को समझना पड़ेगा, क्योंकि केरल में चर्च सिर्फ रविवार की प्रार्थना भर नहीं है, वो सोमवार का स्कूल है, मंगलवार का अस्पताल है और बुधवार का कॉलेज है। और ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। सच तो यह है कि देश की कुछ सबसे बड़ी विदेशी चंदा पाने वाली संस्थाएं केरल से ही आती है और वहां आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा ईसाई समाज का है। तब आप दोनों बातों को जोड़कर देखिए, एक तरफ धर्मांतरण वाला नियम और दूसरी तरफ संपत्ति वाला वो प्रावधान, और अचानक मामला किसी एक NGO की फाइल का नहीं रह जाता, वो घर घर का मामला बन जाता है। और फिर 1 जुलाई 2026 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया, वो भी 111 बनाम सिर्फ 2 वोट से, जिसमें विरोध में सिर्फ बीजेपी के 2 सदस्य
सदस्य थे। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि बिल और नए नियम दोनों फौरन वापस लिए जाए, क्योंकि संविधान की दी हुई बुनियादी आजादियों पर सीधा हमला है। यानी बोलने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी और अपना धर्म मानने की आजादी। अब यहाँ मैं फिर पूरी ईमानदारी से दोनों पहलू रखूंगा, क्योंकि सच पूछिए तो दोनों ही आधे आधे सच है। एक तरफ संस्थाओं की चिंता बिल्कुल असली है, क्योंकि यहाँ दाव पर सिर्फ कोई कागजी फाइल नहीं है, बल्कि असली स्कूल और असली अस्पताल लगे हैं। पर दूसरी तरफ वोट का गणित भी उतना ही असली है, क्योंकि जिस समाज का हर पांचवा घर आपका वोटर हो, उसे नाराज करके कोई सरकार टिक ही नहीं सकती। और ये कहानी सिर्फ वाम या कांग्रेस की भी नहीं है। केरल के बड़े पादरियों की संस्थाओं ने खुद कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने भरोसा देकर गए थे कि चर्च की चिंता पर बात होगी। यानी इस दरवाजे पर हाजिरी तो हर पार्टी लगाती, बस फर्क सिर्फ मौके और वक्त का होता है। और सरकार ने यह मामला संभालने की कोशिश भी की। केंद्रीय मंत्री जो है किरेन रिजिजू खुद केरल गए और कहा कि जो भी गलतफहमी है वो दूर की जाएगी। बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2010 का जो मूल एफसीआरए कानून है वो तो खुद कांग्रेस ही लेकर आई थी। इसके बाद जुलाई में बड़े पादरियों का एक दल जो है सीधे अमित शाह से मिलता है और शाह उन्हें भरोसा दिलाते कि कानून ईसाई समाज के खिलाफ नहीं है और ये पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। अब ये वाला भरोसा जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी के आखिर में बहुत काम आने वाला है। लेकिन इसी सब के बीच अचानक अमेरिका से एक आवाज आती है। रिपब्लिकन सांसद जो है राइली मूर ने 4 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बिल भारत सरकार को चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जे की ताकत देता है, ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। और कहा कि अगर ये बिल आगे बढ़ा तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में गांठ पड़ जाएगी। फिर भारत ने भी इसका जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने 7 अगस्त को 2 टूक कहा कि ये भारत का पूरी तरह आंतरिक मामला है, जिसका फैसला हमारी संसद करती है, कोई बाहर वाला नहीं। अब यहाँ जरा रुक कर एक बहुत मजेदार बात देखिए, और वो भी दोनों तरफ। एक तरफ वो लोग जो हर छोटे मोटे विदेशी दखल पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, वो इस अमेरिकी दखल पर एकदम चुप है। और दूसरी तरफ वो सरकार है जो हर विदेशी बोल को हमारे घर का मामला बताती, वो भी यहाँ बड़े नपे तुले शब्दों में जवाब दे रही। यानी सच तो यह है कि दखल जब अपने पक्ष में हो तो सब उसे नजरअंदाज करना बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। और एक बात और साफ कर दूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मूर का वो चर्च कब्जा वाला दावा असल में काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि ये बिल खुद ये प्रावधान भी रखता है कि अगर कोई संपत्ति पूजा स्थल है तो उसका धार्मिक स्वरूप बरकरार रखा जाएगा। तो देखिए सच यहाँ भी कहीं बीच में ही खड़ा है। और अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी परत, इसका क्लाइमेक्स। जिस बुधवार को इस बिल पर बहस होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने खुद ये बिल टाल दी। और यहाँ एक शब्द पर ध्यान दीजिए, वापस नहीं लिया, बस टाला है। यानी दाल अभी पूरी तरह गली नहीं है, पर वो चूल्हे से उतरी भी नहीं है। और अब आते हैं उस असली नस्ब पर, उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पर, जिसका नाम मैंने आपको शुरू में याद रखने को कहा था। इसका जो असली डर है ना, उसे एक बड़े आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी अस्पताल में एक नया वार्ड बनाया, उसमें आधा पैसा शहर के किसी सेठ से लिया और आधा जो है विदेश से आया। अब अगर उस संस्था का लाइसेंस किसी वजह से कट गया तो लॉजिकली तो देसी हिस्सा वापस मिलना चाहिए ना। पर असली सवाल यही है कि उस दीवार की कौन सी ईंट देसी पैसे से लगी और कौन सी विदेशी पैसे से, या फिर कौन बैठकर छाटेगा। बस यही एक डर है जो स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थलों को सीधे सड़क तक ले आया। हालांकि ये भी सच है कि कानून में अपील का एक रास्ता भी दिया गया, जिला जज तक जाया जा सकता है। पर जानकार कहते हैं कि वो रास्ता तभी खुलता है जब वो महकमा पहले अपना फैसला सुना दे। और मजे की बात यह कि बिल में ये लिखा ही नहीं है कि उसे वो फैसला आखिर कितने दिन में सुनाना। तो दरवाजा तो है पर उसका ताला उधर से ही खुलता है। अब यहाँ सरकार का पक्ष भी पूरी शिद्दत से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी दलीलों में भी सच में दम है। बात यह कि पुराने कानून में एक बड़ा छेद था कि लाइसेंस कटने के बाद उस संस्था की संपत्ति का आखिर होगा क्या, ये कहीं लिखा ही नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों करोड़ की इमारतें सालों से यूं ही अधर में लटकी पड़ी है। तो कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है। और सरकार इसमें दुनिया का हवाला भी देती है कि अमेरिका में भी FARA नाम का एक कानून है, जिसमें विदेशी ताकतों के लिए काम करने वालों को सरकारी रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी 2018 में ऐसे ही कुछ किया। तो विदेशी फंडिंग पर निगरानी रखना अपने आप में कोई अनोखी या गलत बात नहीं है। पर सरकार से एक आखिरी सवाल भी बनता है, ये जो पूरी सख्ती अंतर्राष्ट्रीय पहरेदार FATF के नाम पर हो रही है, वही संस्था जो दुनिया भर में आतंकी पैसे पर नजर रखती है, तो उसने तो खुद कहा था कि जहां जोखिम दिखे वहीं हाथ डालो, यानी चुनिंदा गड़बड़ी पकड़ो। पर ये कानून तो पूरे मोहल्ले की तलाशी लेने निकल पड़ा है। यानी पहरेदार कुछ कह रहा है और कानून कुछ और कर रहा है। और ठीक यही से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब एक सवाल आपके मन में भी जरूर होगा कि भाई लाइसेंस तो पहले भी कटते रहे, फिर इस बार इतना शोर क्यों मचा है? तो कुछ नाम याद रखिए, जैसे ग्रीन पीस का लाइसेंस 2015 में गया था, एमनेस्टी इंडिया ने 2020 में अपना दफ्तर समेट लिया था, और ऑक्सफम इंडिया का 2022 में कटा। पर तब सड़कों पर ऐसी कतारें नहीं दिखी थी। इस बार शोर कहीं ज्यादा, और इसकी एक बहुत ठोस वजह है। जानकारों को डर है कि ये जो नया ढांचा है ये उन संपत्तियों की भी जांच कर सकता है जिनका मामला पुराने कानून के जमाने में कब का निपट चुका है। यानी सोचिए, जिस संस्था का लाइसेंस आज से 10 साल पहले खत्म हो गया है, जिसने विदेशी पैसा लेना कब का बंद कर दिया, और जो आज सिर्फ देसी चंदे से एक स्कूल चला रही है, उसकी वो पुरानी इमारत भी इस दायरे में आ सकती है। और अब अमित शाह वाला वो भरोसा याद रखिए कि कानून पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। पर दिक्कत यह है कि बिल के छपे हुए कागज में ये बात कहीं लिखी ही नहीं है। यानी जुबान कुछ कह रही है और कागज बिल्कुल चुप है। और अदालत में तो साहब जुबान नहीं, कागज ही बोलता है। और यहीं से इस पूरी कहानी से के 3-4 बड़े सबक निकलते हैं, जो सिर्फ इस एक बिल के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी के भी सबक है। इन्हें जरा गार्ड बांधकर अपने साथ ले जाइएगा। पहला सबक, भरोसा कभी सिर्फ जुबानी नहीं होता, हमेशा कागज पर होना चाहिए। यहाँ मंत्री ने भरोसा दिया कि कानून पीछे से लागू नहीं होगा, पर वो बात बिल में लिखी ही नहीं गई। और ये सीख सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये आपकी नौकरी में उतनी ही सच है। आपके किसी बिजनेस डील में या आपके किसी एग्रीमेंट में जो चीज लिखी नहीं गई, वो मुश्किल वक्त में या अदालत में आपके किसी काम नहीं आती। जुबानी वादे सिर्फ
रिश्तों में चलते हैं, कागजी दुनिया में नहीं चलते। दूसरा सबक, जो जाल बड़ी मछली को पकड़ने के लिए बुना जाता है, अक्सर उसमें छोटी मछली ही फंस जाती है। कोई भी नियम जब बहुत ज्यादा व्यापक बना दिया जाता है तो उसका असली निशाना भले ही बड़े लोग हो, पर पिसता हमेशा आम और छोटा आदमी ही है। इसलिए किसी भी कानून को परखने का सबसे सही तरीका यही है कि उसका इस्तेमाल सबसे कमजोर आदमी पर कैसे होगा। असली नियत तो वही दिखती है ना। तीसरा सबक, जो सबसे मजेदार भी है और सबसे कड़वा भी है, हमारी सोच अक्सर सिद्धांत से नहीं बल्कि सुविधा से चलती है। जो लोग हर विदेशी दखल पर भड़क उठते हैं वो अचानक चुप हो जाते हैं जब वही दखल उनके पक्ष में हो, और जो सरकार हर विदेशी बात को घर का मामला बताती है वो भी थोड़ी असहज हो जाती है जब वो बात उसके खिलाफ चली जाए। और ये बात सिर्फ नेताओं पर नहीं है, हम सब पर लागू होती है। हम अपने सिद्धांत तब तक बड़े जोर से याद रखते हैं जब तक वो हमें सूट करते हैं। और चौथा सबसे बड़ा सबक, असली ताकत हमेशा डेडलाइन में नहीं होती बल्कि उन बारीक बोरिंग से प्रावधानों में छिपी होती है। इस पूरे बिल की जान जो है वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाला प्रावधान है जिसका नाम सुनने में शायद सबसे उबाऊ लगता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा कानून आए उसकी हेडलाइन और नारों में मत उलझिए, उसके फाइनल प्रिंट को पढ़िए, क्योंकि शैतान हमेशा डिटेल में ही छिपा होता है। तो क्या इसके साथ कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल टला है, मरा नहीं है। ये किसी भी दिन लौट सकता है क्योंकि ये अब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। और जिस दिन ये दोबारा बहस के लिए आएगा उस दिन आपकी अपनी राय ही आपका असली हथियार होगी। और राय बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाइए, खुद जांचिए और फिर मानिए। किसी की रील पर, किसी के नारे पर या यहाँ तक कि मेरी बात पर भी आंख मूंद कर कभी मत मानिए। और आखिरी बात, बिल्कुल दिल से, ये वीडियो ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी धर्म के, ना ही किसी के पक्ष में। ये तो बस उस पारदर्शिता के बारे में है जो इस देश के हर नागरिक का हक है। क्योंकि सवाल पूछने वाला कभी दुश्मन नहीं होता, सवाल पूछने वाला ही होता है असल में इस पूरी व्यवस्था को ईमानदार बनाए रखता है। और जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन से जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सच में विदेशी पैसे की कोई ऐसी कमजोर नस थी जिसे कसना जरूरी हो गया था, या फिर सरकार इस बिल के बहाने हर विरोध की आवाज को ही चुप कराना चाहती है? और केरल का जो विरोध है वो सच में सिद्धांत की लड़ाई है या अपने वोट बैंक की? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा और मैं वादा करता हूं कि जरूर पढ़ूंगा। अगर ये विश्लेषण आपको बिना किसी झंडे के पूरी ईमानदारी से रखा हुआ लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो अभी सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल आप भी पूछते रहिए और हम भी पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।